हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कथा कहानी सुने। कथा का नाम है काठ का कटोरा। कथा का नाम है काठ का कटोरा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें कहानी। राजा राजन आत्माराम का इकलौता बेटा था। आत्माराम का इकलौता बेटा कौन था? राजन। आत्माराम और उसकी पत्नी फूलवती राजन को बहुत प्यार करते थे। उसकी अटखेलियां देखकर दोनों फूले नहीं समाते। यद्यपि आत्मानंद बैंक में चपरासी था, लेकिन राजन की वह हर इच्छा पूरी करता। उसके लिए महंगे खिलौने लाता, सुंदर नए फैशन के कपड़े सिलवाता। आत्माराम ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करते हुए राजन को शहर के सबसे बड़ी अच्छी स्कूल में भर्ती कराया। उसके लिए वह शाम को एक बड़े जनरल स्टोर में पार्ट टाइम काम करने लगा। उसका सपना था कि एक दिन उसका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। उस सपने को लेकर वह फूलवती को खूब बतियाते रहता। दोनों कई बार कल्पना लोक में खो जाते और सोचते कि राजन डॉक्टर बन गया है, उसने एक सुंदर बहू लाई है, वह भी डॉक्टर है, उसके एक सुंदर बेटा हुआ है। आत्माराम अपने पोते को कंधे पर बैठाकर खिलखिलाकर हंस रहा है। लेकिन अभी राजन 10 वर्ष का हुआ था कि आत्माराम के जीवन पर मानो वज्रपात हो गया। उसकी पत्नी फूलवती चल बसी। रात में सोई थी, सोई ही रह गई। नींद में ही उसे दिल का दौरा पड़ा और वह परलोक सिधार गई। आत्माराम बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, राजन का लालन पालन वह अकेले कैसे कर पाएगा। आत्माराम 55 वर्ष का हो चला था। उसकी बैंक की अस्थायी नौकरी, खुद का मकान और छोटी गृहस्थी देखकर उसकी दूसरी शादी के लिए कुछ प्रस्ताव आए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसे लगा कि आने वाली औरत कहीं राजन के साथ सौतेला व्यवहार न करने लगे। उसने शाम का पार्ट टाइम कार्य छोड़ दिया। वह स्वयं ही सुबह राजन को स्कूल के लिए तैयार करता, उसका नाश्ता बनाकर टिफिन तैयार करता। उसका एक ही ध्येय था कि वह राजन को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बना दे, अपना सपना पूरा करे। उसे विश्वास था कि वक्त बदलेगा और उसके घर में फिर खुशियां आएगी। राजन पढ़ने में होशियार था। उसकी भी यही इच्छा थी कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बने। और सचमुच एक दिन आत्माराम के लिए वह खुशी की घड़ी आ ही गई जब राजन डॉक्टर बन गया। आत्माराम बहुत खुश था। उसने इस खुशी से अपने रिश्तेदारों और बैंक स्टाफ में मिठाई बांटी। कुछ ही दिनों में राजन के लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते आने लगे। आखिर उसने एक लड़की पसंद कर ली जो स्वयं डॉक्टर थी, अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी। आत्माराम नौकरी से रिटायर हो गया था, कुछ बीमार भी रहने लगा। राजन ने अपने पिता की प्रीवेंट फंड की राशि और कुछ अपने ससुर से रकम लेकर अपने मकान को नया बनवाया। वहाँ एक अच्छी सी क्लिनिक भी चालू कर दी। कुछ दिन सब ठीक ठाक रहा, लेकिन राजन और उसकी बहू का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। उन्हें अब आत्माराम बोझ लगने लगा। दिनों के बाद राजन की बहू ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया तो आत्माराम की आंखों में एक बार फिर चमक आ गई। अब वो अपने पोते आशु की बालकृष्ण की छवि में सब कुछ भूलने लगा। बेटे बहू से अक्सर मिल रहे अपमान की घूंट भी पी। समय बीतता रहा। आशु 8 साल का हो गया। अब खाने के समय राजन और उसकी बहू को आत्माराम के साथ बैठना भी अखड़ने लगा। आत्माराम भी वृद्ध हो गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे, आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई थी। 1-2 बार उसके हाथ से चाय का कप प्लेट गिर पड़े थे। एक बार जब वे सूप पी रहे थे। बाबूजी, यह क्या कर रहे हैं? सारा सूप तो नीचे गिर रहा है। आत्माराम का हाथ कांपने से सूप चम्मच से गिरते देखकर राजन ने बोला। सारा फर्श गंदा कर दिया। राजन की बहू भी आत्माराम की ओर हिकारत से देखने लगी। आत्माराम असहाय और बेचारी वश चुपचाप रह गया। उसने देखा यह सभी आंसू देख रहा था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
दूसरे दिन शाम को कुछ ऐसा ही हुआ। खाना खाते समय आत्माराम के हाथ की कंपकपी से बोन चाइना का महंगा बाउल गिर कर टूट गया। सारा दूध दलिया फर्श पर बिखर गया। इस बार राजन और उसकी बहू एक साथ ही आत्माराम पर बरस पड़े। उन्होंने तय किया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। पिता को घर से बाहर निकलने पर तो उन्हें अपनी बदनामी होने का खतरा था, अतः उन्होंने अगले दिन से पिताजी के लिए खाने के लिए अलग टेबल कुर्सी कोने में लगवा दी। रोज ही रोज की टूट फाट से बचने के लिए लकड़ी का एक कटोरा खरीद लाए। उसमें दूध दलिया या दाल भात डालकर उसे परोस देते थे। कुछ दिन बाद राजन और उसकी बहू बाजार से खरीदारी कर घर लौटे तो देखा कि आंसू फर्श पर बांस की खपचियों और लकड़ी के टुकड़ों से कुछ बना रहा था। पास में फेविकॉल बिखरा हुआ था। बेटा, तुम यह क्या कर रहे हो? आपके और मम्मी के लिए लकड़ी के बाउल बना रहा हूँ। राजन और उसकी बहू को काटो तो खून नहीं। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आंसू ने खेल खेल में ही सही उनकी आंखें खोल दी थी। वे अपने बाबूजी यानी आत्माराम के चरणों में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगने लगे। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त हुई। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।